बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। अमेरिका से जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने डेलीगेशन के हमरा न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जा रहे हैं, जहां पर उनकी सदर ट्रंप से एक मुलाकात होगी। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ जो लोग होंगे उनके हवाले से तो अभी स्पेकुलेशन हो रही है, कोई सरकारी तौर पर नहीं बताया गया। विजुअल्स जो आए हैं उसमें सदर ट्रंप के साथ जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहों की मीटिंग थी उसमें क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे, तो वो एक 36 सेकंड की गुफ्तगू जिसमें बहुत ज़ोर से हाथ मिलाए गए और इसहाक डार साहब भी उसमें शरीक थे, उसको हुकूमत बड़े फ़ख्री अंदाज में उसको हाईलाइट कर रही है। और जैसे पंजाबी में कहते हैं कि कोई परवाह नहीं, सब कुछ कंट्रोल ही है। तो अब इस सूरत हाल पर कि क्या वाकई सब कुछ कंट्रोल में है, और फिर सवाल ये उठता है कि अगर इतनी मोहब्बतें सदर ट्रंप दिखा रहे हैं तो वो क्या पाकिस्तान से क्या चाहेंगे, पाकिस्तान दे भी सकता है या नहीं। पिछले कई महीनों से वैसे तो ये बहस जारी है, लेकिन आज फिर हम शमशाद अहमद साहब साबिक सफ़ीर और बहुत सीनियर सफारतकार उनकी तरफ चलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि ये सब मामला क्या है, पाकिस्तान से अमेरिका क्या चाह रहा होगा और इस वक्त किस चीज़ के हवाले से हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। शमशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शमशाद साहब, जो विजुअल्स कल हमने देखे मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से मीटिंग में, जो शहबाज साहब ने जिस तरीके से हाथ पकड़ा हुआ और उंगलियों के इशारे, वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ही फ्रैंक दोस्त हैं कोई। जाहिर है कि इस किस्म की मुलाकातों में ये इस किस्म के रवैये नॉर्मल है, क्योंकि ये जो बायलैटरल असल में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन की साइडलाइन पर जितनी भी मुलाकातें होती हैं वो 2-2 मिनट से ज़्यादा नहीं होती हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने क्यूबिकल्स बनाए हुए हैं, उसमें 2-2 मिनट के लिए बैठते हैं, कैमरा लगा देते हैं, बेसिकली फोटो ऑप होता है, बस वो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, अच्छी गुड रिलेशन, बस ये 3-4 बातें करके वो फोटो ले जाते हैं, उठ जाते हैं। मगर ये जो मीटिंग थी, ये ट्रंप जो चूंकि अभी उसकी जो फिक्सेशन है या ऑब्सेशन है वो नोबेल प्राइज, इसको ये नहीं पता कि नोबेल प्राइज के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वैसे तो खैर अमेरिका के सदर जो नोबेल प्राइज देने वाले हैं वो ओबामा की भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, उसने भी बजाय अमन के उसने जंगों को एस्केलेट ही किया था, तो इसका भी ये ख्याल है कि इसको मिल जाएगा। लेकिन मुझे शक है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला, बिलखसूस ये गाज़ा वाला मसला सेटल नहीं होता, जो कत्लेआम, जो नस्ल कुशी इसराइल कर रहा है, इसको इख्तिताम पज़ीर नहीं किया जाता, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी नोबेल कमेटी का बंदा ट्रंप को वोट देगा। तो खैर ये तो बात दूसरी रही, लेकिन असल चीज़ ये है कि ट्रंप जो है, आपने यूनाइटेड नेशन में जब आते देखा, ये पहली दफ़ा हुआ है जो मैंने कभी यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में बात नहीं हुई कि एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था यूनाइटेड नेशंस का, यानी वो इतने सिस्टमेटिक उसकी मेंटेनेंस होती है और जनरल असेंबली के वक्त तो कोई कसर छोड़ी नहीं जाती है। अच्छा, इसी तरह अंदर जाके जब डायस पे गया है तो कहता है टेलीप्रॉम्प्टर मेरा खराब हो गया है, तो या तो यकीन नहीं मुझे कि नहीं, वो शमशाद साहब जो एस्केलेटर है उसकी तो फोटो आ गई है, वो खुद गलती से हाथ लगा है बटन पे और दब गया, वो तो एक समझ आ गई कि क्या बात। अच्छा, तो बहरहाल ये है कि इस किस्म के वाकयात सिर्फ इसके साथ ही होते हैं। मैंने आज तक मैंने बताया ना कि अमेरिका का कोई भी सदर आए हो कभी इस किस्म नहीं। अच्छा, कमिंग बैक, क्योंकि वक्त हमारे पास आपको पता है थोड़ा कम ही होता है, कमिंग बैक टू शहबाज साहब और सदर ट्रंप के हवाले से, वाशिंगटन में जो मीटिंग है, आप क्या समझते हैं कि बेसिकली अब उसमें वो सदर ट्रंप
कहेंगे शहबाज शरीफ साहब, व्हाट इज मैं बताता हूँ जी। देखिए, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि मैं साथ तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना कि मुझे कोई फॉरेन ऑफिस से या किसी तरफ से ये पता हो कि वहाँ पे क्या तवक्को की जा रही है, क्या ब्रीफ है। लेकिन मैं सिर्फ ये सोचकर कि ट्रंप को देखकर, इसकी पर्सनैलिटी को देखकर मैं समझता हूँ कि इसका अपना एजेंडा होता है, और उस एजेंडे में ये कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ता। पहली टर्म में इसने 2-3 बातें रखी थी सामने, और उसने दुनिया तहस नहस कर दी थी, लेकिन अपना एजेंडा पूरा किया। आते ही सबसे पहले इसने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हुआ था, यानी इट टुक 9 years, 2006 से लेके, यानी 5+1 सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर थे, परमानेंट 5 मेंबर्स प्लस जर्मनी, उन्होंने नेगोशिएट किया था 9 सालों में न्यूक्लियर डील। वो इन्होंने खत्म उड़ा दिया था इसको बिल्कुल पूरा। तो वो इसको उड़ा दिया। एक पहला काम ये किया, और दूसरा इसने जो आज तक कभी किसी अमेरिका के सदर को ख्याल तक नहीं आया, वो ये था, जेरूसलम को इसने दारुल खुलाफा डिक्लेयर किया और अपनी सिफारत वहां शिफ्ट कर दी। तीसरा, इसने अब्राहम अकॉर्ड शुरू किया, उसमें इसराइल को रिकग्निशन करवाई खलीज की रियासतों से, मोरक्को से, सूडान से। लेकिन अभी सऊदी अरब ने करना था, सऊदियों ने अपनी माफी मांगी कि जब तक बड़े इस्लामी मुल्क मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान वगैरह नहीं कर सकते तो मुश्किल है, तो वो ना कर सका, तो वो इसका एजेंडा रह गया था। और ये जो फिर अक्टूबर 2023 में हमास ने चढ़ाई इसराइल पर की थी, मेरे ख्याल में वो हमास वालों ने इस वजह से प्रेम का ख्याल था कि ट्रंप अब दोबारा रिकॉग्नाइज करवाना है, तो उन्होंने इसराइल पर चढ़ाई करके सऊदियों को प्रिवेंट कर दिया। ठीक। और अब तक सऊदी अरब की हिम्मत नहीं बनी है, मैं बता कि इतनी लंबी लड़ाई 2 साल हो गए, और ट्रंप की पूरी सपोर्ट, और ईरान पे फुल फ्लेज हमला, और अब दोहा पे हमला, लेकिन सऊदी अरब की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो रिकॉग्नाइज कर सके इसराइल को। ठीक। अब मैं आपको बता देता हूं कि मुझे लगता ये है कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा है, इट इज पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। अच्छा। मैं कहता हूं कि आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ये मुझे लगता है ट्रंप से, आप भाई नहीं, ट्रंप की मंजूरी के बगैर कोई चीज नहीं हो रही वहां पे, वाशिंगटन में और खलीज की रियासतों में। तो ये पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि सऊदी अरब अब चाहता है कि पाकिस्तान के साथ इकट्ठा रिकॉग्नाइज करे। हालात इस तरीके से ये बनाए जाएंगे, ये जिस तरह कहा है ना, हमारी डिफेंस उनकी डिफेंस से एक जैसी है, वो अगरचे हमारे ख्वाजा आसफ ने उसको बहुत गलत तरीके से हैंडल किया, और वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला में उलझ गया, जो कि बहुत गलत बात की थी। न्यूक्लियर इसमें आना ही नहीं चाहिए था क्वेश्चन, तो क्योंकि वो कभी भी न्यूक्लियर जो डिफेक्टो पावर्स हैं, इंडिया या पाकिस्तान या इसराइल, वो इस तरह ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना किसी मुल्क को, ना किसी रीजन को। तो खैर वो हो गया, लेकिन मुझे शक ये है कि ये अब इसराइल को जो रिकग्निशन का सिलसिला है, ये सऊदी अरब ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया और मलेशिया भी शामिल होंगे। और सदर ट्रंप के साथ आपका ख्याल है कि जो मुलाकात होगी शहबाज साहब की, इसमें टॉप ऑफ द एजेंडा होगा? दूसरा सर, मैं क्योंकि मेरा के साथ बातचीत हुई है, इनको इशारा मिल गया होगा कि ट्रंप की प्रेफरेंस क्या है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल अब मैं करना चाह रहा हूँ, ये बगराम एयर बेस लेने की भी बात की है, और हम लोग अफगानिस्तान को अपना दुश्मन डिक्लेयर ख्वाजा आसफ साहब ने करना शुरू कर दिया है। हनीफ अब्बासी साहब भी जो रेलवे के वजीर हैं, वो भी ये बहुत बड़े सफारतकार हैं, और वो इस वक्त अफगानिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। तो ये भी चीज़ एक माहौल बनाया जा रहा है जो ट्रंप साहब की जो ख्वाहिशात हैं उसको देखते हुए। नहीं, वो ऐसा है, ट्रंप बेवकूफ़ आदमी है, मैं बताऊं ना, वो सियासतदान नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी आप हरकतों से देख सकते हैं, वो लगता ही नहीं कि कोई प्रेसिडेंट किसी मुल्क का आप सोच सकें कि वो है। तो मकसद मेरा कहने का है, ये बागराम का इसको एक पता नहीं ऑब्सेशन क्यों आ गया है, हालांकि, और ये अंदाज़ा नहीं इसको कि तालिबान जो है ना, वो इनकी समझ से बालातर है उनको, उनकी कमोडिटी। वो उन्होंने उसामा बिन लादेन, आपको याद होगा
अपने मुल्क को तबाह कर लिया था, लेकिन उसामा बिन नहीं लादेन दिया को था, नहीं बिल्कुल। अमेरिका के हवाले किया था। अब उन्होंने फिर अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पकड़ा, मगर वो तालिबान से लेकर नहीं, वो पाकिस्तान से लेके पकड़ा। अब ये नहीं पता कि वो उस वक्त बैकग्राउंड क्या था। लेकिन अब जो बात ये है कि बागराम डिमांड इसने किया है, तालिबान ने नो कह दिया है, तो दैट नो इज ए नो। ठीक। तालिबान कभी भी कुछ भी हो जाए, वो अफगानिस्तान की पूरी लड़ाई दोबारा शुरू कर लेंगे, और इसको सब कुछ पता चल जाएगा, ये जो अमन करवाता है जंगों के नाम पर, तो ये सब कुछ इसको अंदाजा हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल ये इस बेवकूफ़ी में ये बागराम के वाले, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, ये गलत कहा है कि चाइना ने कोई कब्जा कर रखा है उस पर। वो बिल्कुल चाइना का कभी ये काम नहीं, वो मुल्कों के ना अड्डे लेता है, ना वो काबू कुछ नहीं करता। चाइना बड़े अप्रोप्रिएट तरीके से डील करता है। और जो चाइना ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 90s में, वो सिर्फ अमेरिका के असर को कंटेन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बनाई थी। पहले लोकल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी 3, और 2 रशिया और चाइना। फिर बाद में लोग उसमें दूसरे ममालिक उसमें शरीक होते गए। और अभी जो शो वहां हुआ है चाइना में, उससे आपको अंदाजा हो गया कि चाइना कहां पहुंच गया। बिल्कुल तो उससे भी ये खवाइफ है, इस वजह से बागराम का जो इसने स्टंट को शो। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त कम था लेकिन आपने बड़ी ये गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा वेलकम बैक नाजरीन। सियासत में अगर हम नज़र डालते हैं तो तहरीक इंसाफ एक भरपूर शो करने जा रही है। 27 तारीख को अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है, और मुतालबा उनका ज़ाहिर है इमरान खान की रिहाई है। दूसरा, वहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा है, उसके हवाले से भी सूबाई हुकूमत को बहुत रिजर्वेशंस हैं। इमरान खान साहब बहुत वाज़ेह तौर पर अपने आप को उस ऑपरेशन से, उन्होंने कहा है कि हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो उसको अपोज करे। उस हवाले से जो ताज़ा तरीन है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो वहाँ पर धांधली और जो इंतखाबी मामला थे, इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने एक एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी, और उसके बाद बहुत कुछ हुआ। इतना ज़्यादा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो, उसकी घबराहट इतनी ज़्यादा थी कि उनको लेटर लिखना पड़ा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए। तो इन सारे मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे, और तैमूर सलीम झगड़ा हमारे साथ हैं। झगड़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सामी। तैमूर साहब, एक तो ये बयान फरमा दीजिए कि आपने जो दरख्वास्त दी एंटी करप्शन को, उस पे बड़ा वावेला किया इलेक्शन कमीशन ने, और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए कि बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं। सामी, तकरीबन एग्जैक्टली 600 दिन हो गए 8 फरवरी के इलेक्शन, और इत्तेफाकन कल 25 सितंबर को जो हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, उनके दूसरे जज के साथ, जो रिटायर्ड जजेस को वो दिए गए, उनके साथ 4थी तारीख है। और अभी केस छोड़े, मेंटेनेबिलिटी पर आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं शुरू हुए, क्योंकि ऑपोजिशन के वकील आज तक पेश ही नहीं हुए। और ऑब्वियसली जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तो कोई अर्जेंसी नहीं है। ठीक, 600 दिन तक तो ये अर्जेंसी नहीं थी, क्योंकि ओरिजिनली तो उम्मीद ये थी कि ब्लैक एंड व्हाइट केस में, जहां पे दुनिया को पता है कि जीता कौन है, हारा कौन है, और ये सिर्फ मेरा केस नहीं था, ऐसे पेशावर में 9 सीट्स थी, ऐसे खैबर पख्तूनख्वा में कोई 20 सीट्स थी, और ऐसे पाकिस्तान में सैकड़ों सीट्स थी। 180 तो नेशनल असेंबली की मेरे ख्याल में सीट्स थी। यहाँ पे ये ओपन एंड शट केसेस होने चाहिए थे, क्योंकि पहली बार तारीख में फॉर्म 45 का सबूत इलेक्शन कमीशन ने खुद इलेक्शन के दिन विनिंग कैंडिडेट्स को, एक्चुअल विनिंग कैंडिडेट्स को दिया। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। मैंने सूबाई हुकूमत को भी बार बार कहा, बल्कि इमरान खान ने कहा, मेरा कहना तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एक इलेक्शन पे इंक्वायरी करें। वो नहीं हुई, वफाकी हुकूमत ने भी ऑब्वियसली नहीं की। तो फिर मैंने ये सोचा कि देखिए, सीट जरूरी नहीं है, एक असूल जरूरी।
और वो असूल जो है वो इमरान खान के मैंडेट के लिए लड़ने का है या पाकिस्तान में सैंक्टिटी ऑफ द वोट को प्रोटेक्ट करने का। मैं एंटी करप्शन गया और मैंने एंटी करप्शन में एक कंप्लेंट दर्ज की कि आपका काम इलेक्शन रिजल्ट चेंज करना नहीं है, लेकिन चूंकि पेशावर में ही ले ले, मेरे हल्के में 64 आरओज ने 66 पोलिंग स्टेशन में से 64 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, और पेशावर की 9 सीटों पे जहां पे जो है वो फौजरी हुई है, तकरीबन 1000 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नाम 2 फॉर्म 45 है, यानी 2 सरकारी कागज जी। और एक सरकारी कागज कह रहा है कि जो है वो शमाल इस तरफ है, दूसरा कह रहा है शमाल इस तरफ। ऐसे तो हो नहीं सकता। दूसरी चीज, किसी भी सरकारी अफसर को 2 कागज पे साइन करना ये एक जुर्म है, क्यों मतलब कि उनमें से एक कागज फॉर्ज्ड है, नकली है, और अगर वो फॉर्जरी है तो वो मिसकॉन्डक्ट में आता है, मिसकॉन्डक्ट में आता है वो करप्शन में आता है, अगर तो वो करप्शन में आता है एंटी करप्शन के ज़म्मे, बिल्कुल एंटी करप्शन का उनकी डोमेन में आता है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गई बात। वो मैंने कंप्लेंट दी और 2 अदद जिनकी बहादुरी को सलाम मैं पेश करता हूँ, 2 अदद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पेश हुए, उन पे बहुत प्रेशर था। ये पेशावर के एक नामवर जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट की और उन्होंने कहा कि जी हमने तो एक ही कागज पे साइन किया था और वो कागज नहीं है जो कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली नोटिफाई किया। अब ये इसीलिए भी जरूरी है सभी ये देखना कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड एज अ सिटीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ये सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ये ज्यादातर टीचर्स हैं। तो अगर इन्होंने फौजरी की तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वो लोग पढ़ाएं जो कि खुद फ्रॉड करते हैं, या अगर इन्होंने नहीं की तो इनके ऊपर जो आरओज या जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, जो कि कोई डीसी होगा, कल वो सेक्रेटरी होगा, कल वो चीफ सेक्रेटरी होगा, हम चाहते हैं कि वो लोग जो है वो मुल्क का निजाम संभाले जो कि इतने बड़े स्केल पे फ्रॉड करे। तो इस की इन्वेस्टिगेशन करना तो लाजिम है सूबाई हुकूमत के लिए, एंटी करप्शन के लिए। और इलेक्शन कमीशन को जब ये पता चल गया होगा कि 2 लोगों ने गवाही दी है कि जी फ्रॉड किया, हमने नहीं किया लेकिन किसी और ने किया, तो इलेक्शन कमीशन को तो नोटिस देना चाहिए था कि ले आए ताकि हम देख लें कि इलेक्शन में हुआ क्या है। तो उन्होंने तो खत लिख दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कि रोके। अब मुझे ये बता दें कि ये इलेक्शन कमीशन, सिकंदर राजा या जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जिन्होंने खत लिखा था, उमर हमीद खान, वो उनका काम इलेक्शन के रेगुलेटर होते हुए इलेक्शन की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है या मुबैना तौर पे धांधली पे पर्दा डाल, क्योंकि 600 दिनों में उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, पे ब्लैक एंड व्हाइट केस पे प्रोग्रेस नहीं किया, लेकिन 6 घंटों के अंदर उन्होंने एंटी करप्शन की इंक्वायरी रोकने का खत जरूर लिख दिया। तो ये बेसिकली कहानी है और इस पे मैंने जैसे ही मैं वापस आया मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उमर हमीद खान साहब वैसे ही इलेक्शन में बीमार थे, उस वक्त वो ड्यूटी पे नहीं थे, कि उनको मैं जरा समझाऊं। और आगे मैंने उनको भी एक खत लिखना है, मैंने उनसे मिलने की भी कोशिश करनी है क्योंकि उन्होंने अभी अपने आप को पार्टी बना दिया है। मैंने जो कोर्ट में भी इस खत के साथ जाना है, मैंने सूबाई हुकूमत को भी खत लिखना है और मैंने साथ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को भी लिखना है कि आप भी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। अच्छा, ये असूल की बात है, इमरान खान के मैंडेट की बात। ये बयान फरमाइए, तैमूर साहब के खत लिखा तो क्या किया एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने? रोक दी इन्वेस्टिगेशन या सूबाई हुकूमत कोई इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहती है? देखिए वो डिटेल आप ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी से पूछें जो एंटी करप्शन का हेड है। इस बात पे मैं खुश हूं कि उन्होंने जो है वो ये कहा कि वो इलेक्शन कि वो इन्वेस्टिगेशन रोकना नहीं चाहते। ठीक है जी, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बड़ा आगे जाना। बिल्कुल ठीक। और अगेन मुझे अपनी सीट की परवाह नहीं, मैं अपनी ये नहीं कर रहा। आपको पता है कि मेरे ख्याल में पार्टी को, हुकूमत को, सबको इस पे बहुत ज्यादा जो है वो इससे बहुत ज्यादा करना चाहिए कि ये तो हमारा लीगल राइट है।
अगर 9 मई पे मुकदमे हो सकते हैं, अगर उमर अयूब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, शिबली फराज डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, अगर इंसाफ करना इतना जरूरी है इस तरीके में जिस तरीके से इमरान खान को या उमर अयूब को या शिबली फराज को या कंवल शोजब को या जताज गुल वजीर को मिल रहा है, तो ठीक 8 फरवरी का जुर्म भी जो है वो उस तरीके से ट्रिब्यूनल्स में और अदालतों में जाना चाहिए ना, अगर है बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल आपने आगे जो है वो आप जाऊं। करेंगे दुरुस्त दुरुस्त। आपका सवाल सॉरी जवाब देते हुए जी आए, मैं तो ये डिमांड करूंगा कि जिन 2 लोगों ने गवाही दी है वो गवाही भी पब्लिक होनी चाहिए कि को हर हफ्ते जो है वो इसकी अपडेट देनी चाहिए, बल्कि 4 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैरतकुन तौर पर कोर्ट गए कि ये इंक्वायरी जो है वो रोकी जाए। अब मैंने जब उन 4 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट निकाले तो उनके साइन पे भी 2-2 फॉर्म मौजूद है, बल्कि उन 4 में से एक ऐसी है जिनके सरकारी फॉर्म 45 पे मुझे मनफी 33 वोट मिले, ओके 33 -33। दुनिया में मुझे बता दें वो मुशर्रफ और जियाउल हक के और अयूब खान के रेफरेंडम में भी मेरे ख्याल में दूसरे साइड को माइनस वोट नहीं मिले जो मुझे मिले। सही सही था, इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल में अभी फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। सही हो। मेरी डिमांड होगी। ठीक है। अच्छा, एक और जी जी एक और इशू है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप बात करें, वक्त हमारे पास कम है। 27 को जलसा पेशावर का हो रहा है और उस हवाले से बहुत एक दो दिन पहले कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं और पूरा एक भरपूर माहौल और एक बड़ा पावरफुल शो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त लोगों के जोश और खरोश की और तैयारियों के हवाले से? मैं मुझे 2 सवाल जो है वो होते हैं। एक सवाल अक्सर ये होता है कि अभी प्रेस पूछ रहा था जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि पेशावर में क्यों कर, और दूसरा सवाल मुझे कुछ मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि देखें आपके साथ जो है वो सिस्टम ने या हुकूमत ने ज्यादती की है, छोड़ें ये जलसा किसी और को कर। मैं दोनों का जवाब ये देना चाहता हूं और उससे आपको इस जलसे की इंपॉर्टेंस भी पता चल जाए। जी ये जलसा इमरान खान का, यहाँ पे हमारे जाती डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये पैगाम मैं पेशावर के सारे लोगों को, सारे पाकिस्तान के लोगों को देखना चाहता हूं, क्योंकि जो पार्टी की इंटरनल डिफरेंसेस हैं नो डाउट वो देख के हमारा सपोर्टर जो है वो हमें क्रिटिसाइज कर, लेकिन मैं सबको ये कहूंगा कि देखें वी विल गो ऑल आउट और आप आए, आप पेशावर के इस जलसे में इसीलिए शरीक हो क्योंकि इस निजाम के पास एक ही कार्ड है कि वो हम सब के जहन में ये डाले कि ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत वाली हकीकत है ये बदल दी सकती, लेकिन कम से कम पेशावर में इतनी आजादी है कि आप आके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ना मेरे लिए आए, ना अली अमीन गंडापुर के लिए आए, ना किसी और के लिए आए, आए इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान आपके लिए जेल। ठीक, दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा, आपने बड़ी तफसील बताया कि जलसा क्यों इम्पोर्टेंट है और उससे पहले बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है इलेक्शंस में इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब ज़रा थोड़ा अदालतों पर नज़र डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मामला बड़ा अहम, अब कल 25 तारीख है और सिंध हाई कोर्ट उनके केस को लेगी, डिग्री वाले केस को, और इतलात ये हैं कि जहांगीरी साहब खुद भी उस केस में पेश होना चाहते हैं। दूसरा मामला इमरान खान साहब का है, तोशाखाना 2 और फिर GHQ केस जो है, हमला केस, उसके हवाले से बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हैं। और कल अलकादर जो ट्रस्ट है उसके हवाले से भी तारीख है। क्या हो सकता है इस तारीख में, किस किस्म की इसकी हेयरिंग होगी, ये सारे मामला डिस्कस करते हैं। और फैसल अब्बास खर जो हमारे
नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ हैं, और वसीम मलिक साहब बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। वसीम मलिक साहब कल अलकादर ट्रस्ट में क्या हो सकता है? देखिए, उसकी जो अपील है सजा मुअत्तली की, वो कल के रोज समाअत के लिए तो मुकर्रर है। फिलहाल तो यही हुआ है कि तारीख मिल गई है, और उसमें अब चूंकि पहली मर्तबा ये होगा कि नैब की जानिब से उनकी जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो पेश होगी, तो मुमकिन तौर पर कल एक ये भी कल ये बहाना तो नहीं बनाएंगे कि हमने वो केस देखा ही नहीं जी? सर हो सकता है। आपको याद होगा कि जून में गालबन 3 तारीख थी, उनकी प्रोसिक्यूशन टीम का एक नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन उन्होंने अगले 2 रोज बाद आके कमरा अदालत में कहा कि हमने तो अपना अभी प्रोसिक्यूटर ही तैनात नहीं किया, हमें तो नोटिस ही कल मौसूल हुआ है। तो मुमकिन तौर पर ये 1 या 2 समातों में मैं इमरान खान या बुशरा बीबी के लिए कोई रिलीफ इसमें नहीं देख रहा, चूंकि एक पैटर्न है, अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। अभी आप देखिए कि आज भी तोशा खाना 2 क्रूशल स्टेज पे है, और उसमें 2 गवाहान खास गालबन रह गए थे। इस्तगासा ने अपना केस मुकम्मल कर लिया था, और 2 गवाहान पर इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने आज के रोज़ जरा करनी थी। उसके बाद 342 का स्टेटमेंट है, और फिर जजमेंट रिजर्व होना है और वहाँ से अनाउंस होना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगली 2 से 3 समातों में मुमकिन तौर पर इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन कल की समात कोई फैसला कुन इस हवाले से नहीं हो सकता। अच्छा फैसल, ये बताइए आप कि जहांगीरी साहब, उनका जो मामला है वो तो बड़ा अब संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है, क्योंकि जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि कल शायद जो स्टे था वो वकेट हो जाएगा सिंध हाई कोर्ट में, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हायर कमीशन जो है एजुकेशन कमीशन, उसके सारे मामला रोके हुए हैं, और जैसे ही वो स्टे वकेट होगा तो फिर जो ताकतें इस वक्त बैठी हैं उनको हटाने के लिए वो भरपूर अंदाज में हमलावर होंगे। बिल्कुल समी साहब मुतहरिक हैं, सिंध हाई कोर्ट भी मुतहरिक है, सिंध हुकूमत भी मुतहरिक है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अपना मुतनाज़ तरीन फैसला दिया ही है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ। तो कल सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो यानी कि 25 सितंबर को मुकर्रर था तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री के ऊपर जो स्टे था, तो अब ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 25 सितंबर को ही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं, ये पहले जरा इसकी तस्दीक कर दीजिए, पहले 30 था, 30 को फिर 25 किया क्या? इज इट बेंच ट्रांसफर हुआ था? उसमें हुआ कुछ यूँ था कि देखिए, ये मामला गुज़श्ता बरस का है। हाँ, अब बेंच 2 से 3 मरतबा तब्दील हुआ। वजह ये थी कि जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब को रिलीफ मिला था, यानी सिंडिकेट की जो अनफेयर कमेटी थी उसका जो फैसला था उसके ऊपर स्टे दिया गया था, वो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और उनके साथ एक और जज सिंध हाई कोर्ट के थे। फिर मीनवाइल जस्टिस सलाउद्दीन सुप्रीम कोर्ट में आ गए, बेंच वहां पर तब्दील हुआ। 1.5 हफ्ता कबल वहां समाअत हुई, और वो समाअत रेगुलर बेंच कर रहा था, आईनी बेंच नहीं कर रहा था। जो असिस्टेंट, आपका मतलब गैर आईनी बेंच कर रहा है? रेगुलर बेंच हम कह सकते हैं। तो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो है वफाकी हुकूमत की अदालत में नुमाइंदे हैं, उन्होंने वहां पर कहा कि ये आपका केस ही नहीं है, ये आईनी बेंच सुन सकता है। तो जज खासे बरम हुए कि हर तरह का मुकदमा आईनी बेंच में जाएगा। जब वहां से बात नहीं बनी तो फिर एक मुतफरिक दरखास्त दायर की गई, और कहा गया कि एचईसी की जो सैंटिटी और क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चंस पे है। ये अर्जेंसी का मामला है, आप इसे जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें और आईनी बेंच में करें। यानी दूसरे लफ्जों में ये बहुत अर्जेंसी का मामला है, जहांगीरी साहब को जल्द से जल्द फारिग किया जाए। आप ये तशरीह उसकी कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जस्टिस के आगा सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह हैं, सीनियरिटी में 8वें नंबर पर थे, और उनके साथ एक और जज साहब हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये सीएमए टेकअप की, और टेकअप करने के बाद ही वही मुकदमा सारी सीपीज अपने सामने कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है। तो अब बेंच जो है वो रेगुलर नहीं है, अब बेंच आईनी है। कल वहां पे समाअत होगी, और आज जहांगीरी साहब ने उसमें इंटरवीनर यानी फ्रीक बनने की जो दरखास्त है वो भी बाकायदा तौर पर दायर कर दी है, और मुमकिन तौर पर कल वो जाएंगे भी। इसका ये जो टाइमिंग की हम बात कर रहे थे ना, टाइमिंग समी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त हम अगर देखें ना तो 5 जजेस हैं। 5 जजेस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, एजाज साद साहब और सुमन रिफत इम्तियाज साहब। अब इतलात ये थी कि जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सबसे पहले इस्लामाबाद के 3 हलकों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों से जब उन्होंने फॉर्म 45 मांगे और उन्होंने बयान हल्फी तलब की, तो उस वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को ये पैगाम दिया गया था कि आप ये जो हल्कों वाला मामला है इसको ना छेड़ें, इसको ना छेड़ें। प्रोसीडिंग जो भी 8 फरवरी के हवाले से सवाल करेगा उसका सर उड़ा दिया जाए। 8 फरवरी को आप ना छेड़ें, आपको चीफ जस्टिस भी बना देंगे। ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब को ऑफर की गई थी कि आपको चीफ जस्टिस भी बना देते हैं। आप एक तो खत लिखने वाले जजेस का साथ छोड़ दें, दूसरा आप ये जो इलेक्शन वाला मामला है धांधली वाला, इसको बेनकाब ना करें। उसके बाद हमने देखा कि फिर वो जो एक रिटायर जज साहब लगाया गया ट्रिब्यूनल में, और रिटायर जज साहब के बाद वो अभी तक इस्लामाबाद के हलकों का मामला नहीं खुला। फिर जब मामला आया कि जब सरफराज डोगर साहब को यहाँ पर लाया गया, सरफराज डोगर साहब को लाने के बाद हाई कोर्ट के ये वाहिद 5 जजेस थे जो सरफराज डोगर साहब को टफ टाइम दे रहे थे। मुख्तलिफ
इक़दामात में जो सरफराज लोगर साहब ने किए, तो वहाँ पर भी फिर इतलात ये थी कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब को फिर एक पैगाम दिया गया कि आपको दोबारा कह रहे हैं कि आप खत लिखने वाले जजेस का साथ छोड़ दें। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी डिग्री का जो केस है, वो केस हम पेंडिंग रख देंगे और उसके बाद आप बच जाएँगे, आप हाई कोर्ट के जज रहेंगे या फिर आपको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन दोनों ये जो ऑफ़र्स थी, वो दोनों रिजेक्ट। ऑफ़र्स को ठुकराया जैसे तारिक अच्छा जहांगीरी साहब ने। वसीम, ये पुरानी शराब नई बोतल में डाल के बेचने वाली बात है। माजी में भी जिस के साथ हुकूमत का या ताकतवर लोगों का इशू हुआ है, जिस जज के साथ, तो उसकी डिग्री के बारे में सवाल उठाया गया। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरी करने वाले, उनकी सजाए मौत के खिलाफ फैसला देने वाले जस्टिस सफदर शाह, जी हाँ। उनकी मैट्रिक की डिग्री जो थी, वो जो सर्टिफिकेट होता है, वो कहने लगे जी वो जाली निकल आया। अब आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है जज, सारी जिंदगी गुजार दी, और जैसे ही उसने फैसला दिया तो वो आ गया जी कि जनाब ये तो ये भी कुछ ऐसा ही कहानी नहीं लगती? 1992 की जस्टिस जहांगीरी की डिग्री है, 32 साल आप काउंट कर लें, तो 2024 में जब ये मामला इनिशिएट हुआ तो 32 साल बाद ख्याल है। इससे पहले वो कई इंपॉर्टेंट जगहों देखिए, पर जब वो एडवोकेट इस्लामाबाद हाई जनरल कोर्ट बने। के बता देता हूँ आपको, सबसे पहले वो वकील रहे हैं, उसके बाद वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर रहे हैं, उसके बाद वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं, उसके बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने। जज बने। 6 जगहों पर रह चुके हैं जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब। तो क्या इससे, जब ये सब कुछ किया जा रहा होता है, तो जो लोग इसको करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि जो उनकी जस्टिफिकेशन है लोग मान लेंगे? अच्छा, इसमें ना एक दिलचस्प फैसला आज के रोज सुप्रीम कोर्ट से आया है। केस तो ये नहीं है, लेकिन मंदोखेल साहब ने, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, Exactly. 11 पेजेस का। एग्जैक्टली अब उसमें क्या है, जस्टिस डोगर साहब ने रिट में जाकर जस्टिस जहांगीरी से जुडिशियल पावर्स वापस ले ली। अब इस आज जो फैसला आया, इसका पस मंजर दिलचस्प है। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बना इस रवां साल जनवरी के महीने में जस्टिस मंसूर अली शाह और आईनी बेंच के दरमियान एक तनाजा आया इख्तियारात का। उन्होंने कंटेम्प्ट के लिए सजेशन दे दी चीफ जस्टिस के खिलाफ भी, दीगर जजेस के खिलाफ भी, और नजर अब्बास जो उस वक्त गालबन एडिशनल रजिस्ट्रार थे, उसके ऊपर एक 6 रुकनी बेंच बनता है। जस्टिस मंदोखेल आज फैसले में लिखते हैं, और वाज़ेह तौर पर वो लिखते हैं, आइन के आर्टिकल 199 का हवाला भी देते हैं। और इस केस में, ये तो सुप्रीम कोर्ट का केस था ना, हाई कोर्ट के किसी जज का सवाल नहीं था, लेकिन उन्होंने आज अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज हो, रिट उसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। जज अपने साथी जजेस को जवाब दे नहीं है, और साथी जजेस अपनी ही अदालत के जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि ये एक मुसल्लमा असूल है, जो कि एक हकीकत है, और इस पे सब इत्तेफाक करते हैं। और साथ उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मामला है, लेकिन मीनवाइल हम देख चुके थे कि जुडिशियल पावर्स जो है वो वापस ले ली है। अच्छा जी, स्टेट के कुछ वकील हैं, वो डिनाई कर रहे हैं इसको कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जिस तरह से सरफराज डोगर साहब और आजम खान ने फैसला दिया है, तो वो स्टेट के वकील भी उसको डिफेंड नहीं कर रहे, क्योंकि अदालत में ना ही तो कोई लॉ पॉइंट डिस्कस हुआ है, ना ही अदालत के अंदर कोई ऐसी जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस हुई है, ना ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मेन मामला जूरिस्प्रूडेंस और कानून का तो है ही नहीं। ये तो बस शक्ल अच्छी नहीं लगती आपकी। जिस तरह वो मैं सुन रहा था रात, ट्रंप कह रहा था यूनाइटेड नेशन में कि मैं जिनको पसंद नहीं करता बस उनके साथ काम नहीं करता, आई डोंट लाइक। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसी कहानी लग रही है, जो वो बात कर रहे हैं वो बात अच्छी नहीं लग रही। कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन के वो जो 8 फरवरी के मामला को खोलने की बात कर रहे थे, तो शायद वो उनको पसंद नहीं आई। नहीं, आप सर माजरत के साथ थोड़ा सा इसकी बुनियाद में जाए ना आप। अगस्त 2024 इस्लामिया लॉ कॉलेज है कराची का, जहां से जहांगीरी साहब ने डिग्री हासिल की। वो अपने 4 स्टूडेंट, जो कि एफिलिएटेड है कराची यूनिवर्सिटी से, वो अपने 4 स्टूडेंट्स के लिए कहता है कि इनकी डिग्री को जरा छानबीन करें आप। वो कराची यूनिवर्सिटी को लिखता है। कराची यूनिवर्सिटी के सामने उन 4 में से जस्टिस जहांगीरी का नाम नहीं होता। कराची यूनिवर्सिटी एट इट्स ओन जस्टिस जहांगीरी के मामले पर नोटिस लेती है, और उस पर एक अनफेयर मीन्स की कमेटी बनाती है। प्रोफेसर रियाज साहब, आपको पता है, उन दिनों में वो अचानक उस सिंडिकेट के रुकन हैं। वो जब जाते हैं, वो बाद में इंकशाफ करते हैं कि वो तो एजेंडे में ही नहीं था जस्टिस कियानी का मामला। और फिर होता क्या है कि वो उनकी समझ नहीं आती वो कहाँ गए हैं, उनकी बीवी उनको ढूंढ रही है, उनके अजीज उनको ढूंढ रहे हैं। फिर जब मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, तो फिर एक एसएचओ उनकी गिरफ्तारी डालता है, और फिर वो वहां से बरामद होते हैं, और वो आकर कहते हैं कि ये फिर सारी कहानी बताते हैं और पर्दा उठाते हैं, उठाते हैं। जिससे लोगों को पता चलता है। अच्छा, वक्त बहुत कम है, आखिरी सवाल। ये जो पिछले 3-4 दिनों में ऐसा लगा था कि वकला जो है वो निकल आए और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन वो तो वाजिद गिलानी साहब ने, मुझे लगता है, सबको ठंडा कर दिया वो दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करवा के। क्या सूरत हाल है? देखिए, उसमें जो कुछ वकला का एक तबका था, ईमान मजारी साहबा और दीगर का, उन्होंने तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ सारी यकजहती के लिए उन्होंने अपना वो प्रोटेस्ट रखा।
लेकिन समी साहब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट सामने आई है कि उस दिन चूंकि तोशाखाना 2 केस की बरियत की दरखास्तें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थी और तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद वहां पर आई हुई थी। तो बेसिकली जो ईमान मजारी साहब जो प्रोटेस्ट करना चाह रही थी यंग लॉयर फोरम के प्लेटफॉर्म से, तो तहरीक इंसाफ के वकला ने जो वाजिद अली गिलानी के साथ जो कुछ उनके तनाज़ात हुए, तो उसमें एक डैमेज हुआ है। जो यंग लॉयर फोरम जिस तरह से निकल रहे थे, यंग लॉयर फोरम के जितने मेंबर जिस तरह से निकल रहे थे, उनका असल जो मकसद था वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री नहीं, लेकिन वाजिद गिलानी साहब तो फुटेजेस में नजर आ रहा है ही वाज द वन हु क्रिएटेड ऑल द सिचुएशन। बिल्कुल ऐसे पीटीआई के वकला ने क्या किया? नहीं। एक जवाब चाहिए था और वो जवाब मिला, और जिस तरह से ये देखिए ना, अनफॉर्चुनेट है ये भी कुछ बहुत लेकिन वो जो असूली मौकफ तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ यकजहती का था वो फिर खत्म हो गया। बस सर वो जो भी निकले वो आज गिरफ्तारी से बच वो रहे। डैमेज हो गया इस बात से। इसी बात से उसके बहुत जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये इस वक्त हालात हैं आपके सामने, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने